215.45 करोड़ रुपए लगे हैं सभी 10 टीमों को आईपीएल 2026 ऑक्शन में 77 स्लॉट्स फिल करने के लिए। और ऐसा भी बहुत यूनिक सा हुआ है कि सभी टीमों ने अपने एग्जैक्ट स्लॉट्स फिल किए हैं, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है कि एक आधा 2 स्लॉट बचे हुए रह जाएं टीमों के। इस बार टीमों की पर्स बच गई, पर भैया स्लॉट किसी के ना बचे हैं। अब उस स्लॉट को फिल करने के चक्कर में हो सकता है कि किसी टीम ने अपनी बॉलिंग 11 ही बना दी हो, या फिर किसी टीम ने बैटिंग 11 ही। क्यों भाई लखनऊ और हैदराबाद वालों, ये क्या बनाया है तुमने, जरा बताना तो। पर चलो जानते हैं कि आखिर सारी टीमों ने मिलकर ऑक्शन में क्या रायता फैलाया है, किस टीम ने अपनी पिक्स के साथ धमाल मचाया है, तो किस टीम की पिक को देखकर मेरे मन में थोड़ा सा सवाल उठाया है। आखिर कैसा नजर आ रहा है हर एक टीम का 2026 आईपीएल के लिए फाइनल स्क्वाड, आखिर क्या की है उन्होंने ऑक्शन में, ग्रेड 22 कहां हो गई है थोड़ी सी चूक, क्या है मेरा वन लाइन एनालिसिस सभी 10 टीमों को लेकर, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स टीम से, और इन्होंने ऑक्शन में खरीदा है बल्लेबाज के तौर पर सरफराज खान, गेंदबाज के तौर पर राहुल चहर, अकील हुसैन, मैट हेनरी, एंड वहीं पर बात हो अगर विकेट कीपर्स की तो इन्होंने खरीदा कार्तिक शर्मा को, ऑलराउंडर के तौर पर खरीदा मैथ्यू शॉर्ट, जैक फॉक्स, प्रशांत वीर और अमन खान को। अब रियलिटी तो यह है कि ऑक्शन में शुरू में सीएसके कोई बिड कर ही नहीं रही थी, और एक समय तो शायद सीएसके के फैंस पूछ रहे थे कि क्या करेंगे इतनी धनराशि का, बिकॉज यार लिटरली सेकंड हाईएस्ट पर्स के साथ सीएसके आई थी, और जब बिड कर भी रहे थे तो अनसक्सेसफुल हो रही थी, और मोस्टली खिलाड़ियों को तो इन्होंने जाने ही दिया। हालांकि मैंने प्रेडिक्शन किया था कि कैमरॉन ग्रीन, वेंकटेश अय्यर किसी के भी पीछे हाथ पैर धोकर सीएसके नहीं पड़ेगी, और एग्जैक्टली टीम ने वही किया। पर मुझे लग रहा था कि लिविंगस्टन के पीछे जाएंगे, वो भी नहीं होता है। इनफैक्ट इस टीम का पहला सक्सेसफुल बिड ही अकील हुसैन था, और वो भी बेस प्राइस पर भाई उसके बाद सीएसके ने कुक किया है, क्योंकि दे हैव जस्ट नॉट चेंज देयर टीम आफ्टर आईपीएल 2025 का बैड सीजन, बट एक्चुअली में एक फिलोसफिकल चेंज इस टीम में देखने को मिल रहा है। वो डैडीज आर्मी से ये यंग गन्स की आर्मी बन गई है भाई, क्योंकि अगर अब आप इस टीम के कुछ खिलाड़ियों को देखेंगे तो आयुष मात्रे 18 साल, कार्तिक शर्मा 19 साल, प्रशांत वीर 20 साल, नूर अहमद 20 साल और डिवॉल्ट ब्रेविस 22 साल के हैं। आई मीन सीएसके ने तो अपनी टीम को ही पूरी तरीके से चेंज कर दिया। अब ये यंग गन्स के पीछे जा रहे हैं और एक नई टीम यंग यूनिट्स के साथ बना रहे हैं। सीएसके टू कार्तिक शर्मा एंड प्रशांत वीर, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। अब जो लोग हमें रेगुलरली नहीं देखते हैं उन्हें तो लग रहा होगा कि ये कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर कौन है, ये सीएसके ने किसे साइन कर लिया, पर क्रिक पॉइंट फैमिली के हर एक जने को पता है ये दोनों खिलाड़ी कौन है, कहां से आते हैं, क्या वैल्यू ऑफर करते हैं, और उन्हें बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ होगा सीएसके की इन दोनों साइनिंग से। हाँ डेफिनेटली 14.2 करोड़ प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, इतना ज्यादा समझ लो कि सीएसके ने आज तक कभी इतना किसी इंडियन खिलाड़ी पर बिड किया ही नहीं था, फॉरगेट अबाउट अनकैप्ड। और इस बिड के चलते अनकैप्ड खिलाड़ियों में हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसे इन दोनों खिलाड़ियों पर लग गए हैं। सो दिस टेल्स यू द स्टोरी कि सीएसके कितनी ज्यादा डेस्परेट थी इन दोनों के लिए। उनका प्लान था कि इनको लेना है, अब फर्क सिर्फ यह है कि बहुत सी टीमें इनके पीछे भाग रही थी, तो उनमें से एक हमारी काव्या क्यूटी की थी, और उन्होंने ना इनके प्राइस बढ़ाने में बहुत मतलब वो कहते हैं ना उंगली की है, और सीएसके का जो प्राइस है वो थोड़ा सा ऊपर लेकर गए हैं, इन्फ्लेट कराया है प्राइस। बट अगेन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दोनों खिलाड़ी इतने बड़े प्राइस के टैग के साथ जो आ रहे हैं, एक आपके लिए कार्तिक शर्मा है, विकेट कीपर राजस्थान से नंबर 4 पर खेलते हैं, बहुत बेहतर खिलाड़ी हैं, फिनिशर के तौर पर खेल सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ऑल इन डिटेल्स, और आगे आने वाले एनालिसिस में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। अभी वन लाइन एनालिसिस है तो वैसा ही रखते हैं। प्रशांत वीर अगेन आपको पता है जडेजा की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। जडेजा 14 करोड़ में चले गए, 14.2 करोड़ में एक यंग गन 20 साल का न्यू जडेजा लेकर आई है प्रशांत वीर के तौर पर यूपी से ये टीम। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये खिलाड़ी परफॉर्मेंस भी डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि समीर रिजवी भी ऐसे ही यंग स्टार थे, सीएसके ने इन्वेस्ट किया था, चीज़ें निकल कर आई नहीं थी उस तरीके से। उसके अलावा तो आई थिंक इन्होंने बैकअप काफ़ी अच्छे बनाए हैं, फिर चाहे वो मैट हेनरी का बेस प्राइस पर उठाना हो, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, नेथन एलिस का बैकअप मिल गया, अकील हुसैन भी आई थिंक वो बैकअप ऑप्शन ही है, सेम विथ मैथ्यू शॉर्ट। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि उनका रोल क्या होने वाला है, स्पिन तो उतनी अच्छी खेलते भी नहीं है, शायद ब्रेसवेल ज़्यादा बेटर ऑप्शन होते, बट स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं, दैट कुड बी अ टेम्पटिंग ऑप्शन। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो राहुल चहर, दे हैव गॉट अगेन अ फैंटास्टिक ऑप्शन, क्योंकि एक स्पिनर तो आपको चाहिए था नूर अहमद के बैकअप में, बिश्नोई के पीछे आप गए, वो नहीं मिले, तो राहुल चहर डेफिनेटली आपकी टीम में आने चाहिए थे। बाकी आ गए हैं सरफराज खान भी, अरे ये कोई पानी पिलाने के लिए ही खरीद लो, खरीद लिया सरफराज भाई। सीएसके ने एक बार फिर से आपके ऊपर भरोसा दिखा दिया है, और भरोसा दिखाना था भाई, क्योंकि इस बंदे ने स्मैट में जिस तरीके की परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में की थी, ऑलमोस्ट 60 की एवरेज, 200 का स्ट्राइक रेट, इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल। डिजर्व करते थे कि इन्हें मौका मिले और लॉन्ग टर्म में ये किसी टीम के साथ जुड़े, और अगर सीएसके आप पर सपोर्ट दिखा दे तो ये तो दी बेस्ट है। और मुझे लगता है कि सीएसके कार्तिक शर्मा का बैकअप ही देख रही है सरफराज को, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यंग गन्स में हम इतना हाईली इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली चीज़ है, देखना है कि परफॉर्मेंस कैसी आती है। पर परफॉर्मेंस का तो पता नहीं, पर जस्टिस जरूर आने वाला है, क्योंकि जस्टिस लीग इज गेटिंग बिगर।
संजू सैमसन, सरफराज खान, ऋतुराज गायकवाड़ अब तीनों एक टीम में हैं। सो ओवरऑल सीएसके के लिए ऑल आई कैन से कि भाई इन्होंने हर एक बैकअप को कवर करने की कोशिश तो की है। पेसर्स में लोग बोल रहे हैं और इन्वेस्टमेंट हो सकती थी, पर रियलिटी ये है कि नेथन एलिस का बैकअप आ गया एंड देन दे हैव खलील एंड अंशुल टू स्टार्ट, और उसके बाद मुकेश और गुरजपनीत ऑलरेडी उनके बैकअप हैं जिनको लोग शायद कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मेरा बस डर इतना है कि आपने ये जो 2 यंग गन्स में इन्वेस्ट किया है ये आखिर कितने हद तक डिलीवर कर सकते हैं आईपीएल जैसे बड़े स्टेज पर, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं डिलीवर किया तो फिर आपके मिडिल ऑर्डर में इनएक्सपीरियंस और आपकी जो गेंदबाजी भी है उसमें भी इनएक्सपीरियंस नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे हैकर टकलू अंकल की टीम यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। एंड इन्होंने बल्लेबाज में खरीदे हैं प्रथम निशंका, डेविड मिलर, पृथ्वी शॉ एंड साहिल पराग। अगर बात हो इनके बॉलर्स की तो इन्होंने लेकर आए हैं काइल जेमिसन, लुंगी एनगीडी। अगर बात हो विकेट कीपर्स की तो वेन डकेट आए हैं, और ऑलराउंडर्स में आए हैं आकिब नबी तर। एंड लिटरली बता रहा हूं, द वन थिंग दैट आई कैन से विद टकलू अंकल इन द टीम कि भाई आपको पता होता है कि ये ना ऑक्शन में कुछ खेला खेलेंगे, इस बार भी इन्होंने खेला है। मतलब आते संगी वो बल्लेबाज और विकेट कीपर के सेट में जो इन्होंने डेविड मिलर और बेन डकेट को उठाया ना, दैट वाज जस्ट अ डैम स्टील। और स्पेशली डेविड मिलर को बेस प्राइस पर उठा लेना, देखो मैंने अपने मोस्ट एक्सपेंसिव लिस्ट में डेविड मिलर का नाम कभी नहीं रखा, पर बहुत से एक्सपर्ट्स ने रखा था, पर मैं ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डेविड मिलर बेस प्राइस पर उठ जाएंगे। वहां पर टकलू अंकल ने तगड़ा खेल खेला। व्हेन यू बिड जस्ट टू इंक्रीज प्राइस बट नोबडी एल्स बिड, यू विल हैव टू भाई। देखो यार, बेन डकेट के सिनेरियो में तो मैं ये बात कह सकता हूं कि शायद टकलू अंकल मजे में बिड कर रहे होंगे, किसी ने खरीदा ही नहीं तो उन्हें खरीदना पड़ा। लेकिन उसके अलावा तो मुझे लगता है कि इनकी जितनी भी बाइज हैं दैट आर जस्ट फैबुलस। अब डकेट का मेरे को ऑनेस्टली समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद जॉनी बेस्टो जैसे काइंड ऑफ अ प्लेयर, जेमी स्मिथ जैसे प्लेयर्स ज़्यादा बेटर ऑप्शन होते, बट ठीक है, इनको लगता है कि वो स्पिन अच्छी खेलते हैं तो हम उनके साथ जाते हैं। प्रथम निशंका के लेकर लोग बहुत डाउटफुल हैं, पर भाई सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में निशंका T20s में बिना किसी शंका के हाल फिलहाल में बहुत अच्छा कर रहा है, तो ही इज़ अ रियली गुड बाई एक्चुअली। पृथ्वी शॉ की वापसी हुई है एंड थैंक यू दिल्ली कैपिटल्स फॉर दैट। आई मीन वो पृथ्वी शॉ ने स्टोरी डाल दी थी इट्स ओके लिखकर, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई खरीदेगा नहीं, पर वो अंत में जाते जाते पृथ्वी शॉ को दिल्ली ने खरीदा। एक और मौका मिल रहा है, लाइफ अनदर चांस दे रही है, और मुझे लगता है कि इस बार शॉ को उसे कैपिटलाइज करना चाहिए। बाकी काफ़ी लोग साहिल परख का नाम इसमें इग्नोर कर रहे हैं, पर ये लेफ्ट हैंडर ना बहुत ही अग्रेसिव खिलाड़ी है, इस पर भी नज़र बनाए रखना। बाकी डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो वही बात है यार कि अभी सभी टीमों पर अगर हमने 5-5 मिनट कर दिया तो 50 मिनट की वीडियो हो जाएगी, तो उतना डिटेल बात कर नहीं सकता हूँ। अच्छे से बात करूंगा जब स्पेसिफिक टीमों पर बात होगी, बट राइट नाउ आई कैन से दैट डीसी का ऑक्शन इफ नॉट द बेस्ट देन वन ऑफ द बेस्ट ऑक्शन रहा है, और इन्होंने अपनी टीम को लिटरली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, बिकॉज इनके पास अब हर चीज़ का बैकअप है और हर चीज़ की वैरायटी है। अगर ये चाहें तो ओवरसीज ओपनर्स के साथ मतलब ओपन कर सकते हैं, प्रथम निशंका और एक्चुअली में बेन डकेट दोनों कर सकते हैं। नहीं चाहते हैं तो एक भारतीय और एक विदेशी कर सकता है। पेसर्स इनके लिए 2 विदेशी खेल सकते हैं, एक खेल सकते हैं। सो दे हैव गिवन दैट काइंड ऑफ अ लिबर्टी अपने स्क्वाड में कि सब कुछ इनके लिए बेहतर हो सकता है, और बहुत बेहतर कहानी हुई है आकिब नबी तर के लिए। हाँ, वही जम्मू कश्मीर का खिलाड़ी जो 29 साल का है, जिसको लेकर मैंने बात कही थी कि बहुत स्ट्रगल किया है, और एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि यार देखो अब तो आदत हो गई है आईपीएल में अनसोल्ड होने की, फर्क शायद नहीं पड़ता, पर इस बार उम्मीद थी और उम्मीद पर खरे उतरे हैं। 8.40 करोड़ रुपए लगाया है टीमों ने। दिल्ली, हैदराबाद, तमाम टीमें इनके लिए फाइट कर रही थी। अल्टीमेटली दिल्ली कैपिटल्स गॉट हिम। ऑलरेडी इनके पास काफ़ी सारे पेसर्स थे, और एक तरफ तो जब ये पथिराना के पीछे क्रेजी होकर भाग रहे थे वहाँ मेरा दिमाग सनका था, बट उसके अलावा इन्होंने ऑक्शन में ना बहुत ही बेहतर बाइस की हैं, और मुझे लगता है कि आकिब दर भी आपको वो पावर प्ले की गेंदबाजी देंगे, मिचेल स्टार्क के पार्टनर बन सकते हैं। सब कुछ इस टीम के लिए कवर्ड है, और बैटिंग तो लाजवाब है ही। सो फॉर दिल्ली कैपिटल्स चुम्मा भाई, बहुत अच्छा ऑक्शन आपका गया है, और मुझे ये लगता है कि टीम आपकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। खैर, इसके बाद बात करें गुजरात टाइटंस टीम के बारे में, तो दे केम इनटू द ऑक्शन विद 12.90 करोड़ पर। ऑनेस्टली बोलूँ थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि अगर बात करूँ बैटर्स की तो इन्होंने कोई टारगेट नहीं किया। बॉलर्स में टारगेट किया है ल्यूक वुड, अशोक शर्मा, पृथ्वीराज यारा को। विकेट कीपर्स में इस टीम ने टॉम बैंटन को अपनी टीम में लिया है, और ऑलराउंडर्स में दे हैव गॉन फॉर 7 करोड़ टू गेट जेसन होल्डर। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूँ, क्योंकि जेसन होल्डर मुझे पता है कि T20s में हाल फिलहाल में थोड़े से इम्प्रोवाइज्ड हुए हैं, और T20 वो फोकस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, बट 7 करोड़ लगा देना इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस टू मी। स्पेशली जब आपने शर्फिन रदरफोर्ड जैसे खिलाड़ी को जाने दिया, समझ में आ रहा है कि मतलब अब तो वही बात हो गई ना कि यू आर गोइंग विथ वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 4, और उसके बाद ग्लेन फिलिप्स आपके लिए खेलें या फिर जेसन होल्डर खेलें, ये आपके लिए थोड़ा सा पजल रहेगा। बट अगेन वही बात है कि जब मैं आपका मिडिल ऑर्डर उठाकर देखता हूँ, और जब हम प्लेइंग 12 की बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा
कि वहाँ पर और बेहतर काम हो सकता था। उसके अलावा तो शायद आपके पास सब कुछ था, शायद आपको कोई ज़रूरत भी नहीं थी, आपकी टीम ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है। बट इतने पैसे के साथ ना ऐसे ही देख लो कि आप विकेट कीपर के तौर पर टॉम बैंटन साइन कर रहे हो, जहाँ पर ऑलरेडी ऑक्शन में जॉनी बेस्टो और जेमी स्मिथ जैसे खिलाड़ी अवेलेबल थे। आपने डेविड मिलर की तरफ देखा ही नहीं, वो 2 करोड़ में दिल्ली की तरफ चले गए। दीज आर समथिंग विच आर वेरी ट्रिकी कॉल्स, और जो मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में मुश्किल है। मतलब मेरे को कम समझ में आया कि गुजरात ने ऑक्शन में क्या किया, और बेटर डेफिनेटली अपने आप को कर सकते थे। जेसन होल्डर ही इनकी प्राइमरी टारगेट है, तो उनको अब किस तरीके से और क्या यूटिलाइज करने वाले हैं वो तो शायद ये टीम ज्यादा बेटर जान रही होगी। बट इन माय ओपिनियन गुजरात टीम ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग थी, तो शायद ऑक्शन से उतना फर्क ना पड़े, पर जो ऑक्शन में चीजें मैक्सिमाइज की जा सकती थी मुझे लगता है वहां पर नहीं किया है। ऑब्वियसली अशोक शर्मा को आप जोड़ लो एज एन अनकैप्ड स्टार, जो इस टीम में जरूर है। लीडिंग विकेट टेकर हैं स्मैट में, रेगुलरली 140 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर हिट कर सकते हैं, हैवी बॉल्स डालते हैं, तो दैट इज अ वेरी लीथल थिंग। बट गेंदबाजी तो ऑलरेडी आपकी स्ट्रांग थी, पेस अटैक में तो ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, ऐसा मुझे लगता है। आपने रिलीज किए भी नहीं जो ऑप्शंस आप रिलीज कर सकते थे, सो शायद वहां उतना काम नहीं करना था। पर बैटिंग में यू कुड हैव लुक्ड फॉर सम बेटर ऑप्शंस, वहां पर थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो सकता था, वहां पर टीम ने डेफिनेटली काम नहीं किया। इसके बाद बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स, यानी कि मेरे घर की टीम के बारे में। और बस मैं इनसे इतना कहूंगा कि घर वाले हो, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, वरना मैं अम्मा बहन की गाली पे आ जाता। बैटर के तौर पर टीम ने एक साइनिंग की अक्षत रघुवंशी की 2.2 करोड़ में, और मुझे पता है कि ये बहुत अच्छी साइनिंग है। ये मिडिल ऑर्डर में राइट हैंड बल्लेबाज है और मध्य प्रदेश T20 लीग में तूफान ला दिया था, तो वहां पर तो बहुत अच्छे काम किया इस टीम ने। पर गेंदबाजी में जब आप देखेंगे, दे हैव साइंड एनरिक नोकिया, नमन तिवारी 2 ऑप्शंस, और विकेट कीपर्स में दे हैव साइंड जॉश इंग्लिश फॉर 8.6 करोड़, मुकुल चौधरी पर 2.6 करोड़ लगा दिए, और ऑलराउंडर्स में भी वनिंदु हसरंगा ये टीम लेकर आई। डेफिनेटली घर की टीम है, तो पहले थोड़ी तारीफ से शुरू करूंगा। वनिंदु हसरंगा 2 करोड़ में आपको लेग स्पिनर मिल गया, रवि बिश्नोई का बैकअप, जिनकी गुगली इतनी डेडली है, पर प्लस थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, स्टील है प्रॉपर, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद आपने बहुत शाड़े अंदाज में केकेआर को तो पथिराना 18 करोड़ में दिला दिया, और खुद एनरिक नोकिया को मात्र 2 करोड़ में साइन कर लिया, तो उसके लिए भी मैं कहूंगा कि भैया वेल डन। लेकिन इसके बाद मुझे ये बताओ कि आपके पास अक्षत ही है जो आपने मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर साइन किया। इसका मतलब यह है कि अगर वो स्टार्टिंग 12 में नहीं आते, तो आपका जो स्टार्टिंग मिडिल ऑर्डर रहेगा वो बदोनी, समाद और शहबाज रहेंगे नंबर 5, 6, 7 पर। क्या आप इन पर ट्रस्ट करते हो? आई मीन इफ यू ट्रस्ट देम, वेल डन टू योर टीम। नहीं तो मुझे लगता है कि यहां पर आपने गंदा फकअप किया है। और उसके बाद अगर मैं आपके पेसर्स गिनाना शुरू कर दूं ना मेरे भाई, तो एनरिक नोकिया, आवेश खान, मोहम्मद शामी, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, कुल मिला के 9 पेस बोलिंग ऑप्शन है आपकी टीम के पास। 2 और कर लेते तो आप प्लेइंग 11 बना लेते सिर्फ अपने पेसर्स के साथ। ये क्या किया गोयनका साहब। और पेसर 11 क्या, उसको भी लोग इंजर्ड 11 ही कहते हैं भाई। कांच की बोतल वाले सारे खिलाड़ी एक साथ बटोर लिए हैं लखनऊ ने। बस चलो, एक नाम नमन तिवारी को देखकर थोड़ा सा अच्छा लगा, लेफ्ट आर्म पेसर है, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, तो उनको देख के काफी अच्छा लगा। होपफुली वो अच्छा करें। लेकिन भाई उसके अलावा ये जिस तरीके की टीम है ना, एक ट्वीट देख लो समझ में आ जाएगा। LSG हैड अ टेरेबल ऑक्शन लास्ट टाइम, दे केम बैक दिस टाइम टू शो दे कैन मेक इट वर्स, रिस्पेक्ट द हसल। आई मीन ऑडेसिटी देखो इस टीम की कि ऑलरेडी इस टीम के पास इतने सारे पेसर्स थे। जब मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भैया रिलीज कर दो, जिनको खिलाना नहीं है, ट्रस्ट करते नहीं हो, इंजरी प्रोन है, कांच की बोतल क्यों भर रखे हो, तो आपने रिलीज नहीं किया। फिर पाथिराना के पीछे आप 18 करोड़ तक जा रहे हो। मतलब इट्स जस्ट सो इलॉजिकल, इट नेवर मेक्ड एनी सेंस फॉर मी। वो तो चलो भला हो कि पाथिराना ये खरीदे नहीं, वरना तो भाई मैंने ना फूट जाना था। और फिर देखो उसके बाद जब इनके पास कुछ नहीं बचा, तो जॉश इंग्लिश को 8.60 करोड़ में साइन किया है। जॉश इंग्लिश 2026 में 4 मैचेस के लिए अवेलेबल है, तो अगर पर मैच डिवाइड कर दो तो भाई 8.6 यानी कि 2.15 करोड़ पर मैच ये बंदा लेकर जाएगा। हाँ भाई मुझे पता है कि ऐसे नहीं होता है, उनको फीस उतनी ही मिलेगी जितना वो मैचेस खेलेंगे, बट यार बात वो नहीं है। बात ये है कि आप जॉश इंग्लिश के पीछे 2027 का विजन देखकर 8.6 करोड़ लगा दे रहे हो, और आप समवन लाइक लियाम लिविंगस्टन, जेमी स्मिथ या फिर जॉर्डन कॉक्स के पीछे ये पैसे लगाने नहीं गए, जो कि एक्चुअली में मिडिल ऑर्डर में एक आपको ऑप्शन देते, विकल्प देते, जो अब आपके पास है ही नहीं। इसके बाद मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं, जिनके ऑक्शन की सबसे बड़ी हाईलाइट थी कैमरॉन ग्रीन पर उनका बिड करना। आई मीन 2.75 करोड़ की बहुत भारी भरकम पर्स के साथ आए थे, और 2.20 करोड़ उन्होंने स्पेंड भी किया है। 55 लाख अभी भी लेकर जा रहे हैं, और इन्होंने भी अपने 25 स्लॉट फिल कर लिए हैं। अगर बात करें बल्लेबाजों में, तो दानिश मलेवार को इस टीम ने साइन किया है भैया। बॉलर्स में मोहम्मद सलाहुद्दीन को, विकेट कीपर्स में क्विंटन डिकॉक फॉर जस्ट 1 करोड़, एंड देन ऑलराउंडर्स में मयंक रावत और अथर्व अनकोलकर को इस टीम ने साइन किया है। सारे बेस प्राइस पर उठाए हैं, सारी इस टीम ने स्काउटिंग करके ही खिलाड़ी उठाए हैं। पर मैं हाईलाइट करना चाहता हूं क्विंटन डिकॉक को फॉर जस्ट 1 करोड़। दिस इज एन एब्सोल्यूट स्टील। शायद मुझे नहीं लगता कि क्विंटन डिकॉक कोई बहुत हाई वैल्यू
खिलाड़ी होने चाहिए थे। मैं उनको बहुत हाईली रेट भी नहीं कर रहा था, इनफैक्ट सजेस्ट कर रहा था टीम्स को कि भाई इस ट्रैप में मत पड़ना कि उसने हाल फिलहाल में रन बनाया। पर फॉर मुंबई इंडियंस एट जस्ट 1 करोड़ दिस इज द बेस्ट। पहली बात तो मुंबई इंडियंस का रीयूनियन हो गया विद क्विंटन डिकॉक, जो रोहित शर्मा के साथ जब जब खेले हैं तो एमआई के लिए तबाही मचाई है। वानखेड़े के मैदान पर रन बनते हैं उनसे, और एक लेफ्ट हैंडर आपको टॉप ऑर्डर में मिल जाता है रोहित शर्मा को पार्टनर करने के लिए। ही कैन स्टार्ट और इधर रियान रिकल्टन कैन स्टार्ट। ये कंप्लीटली इस टीम के कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, बट फॉर जस्ट 1 करोड़ क्विंटन डिकॉक का मिलना वेल डन एमआई। इसके अलावा तो यार इस टीम को ज़्यादा कुछ लिटरली करना नहीं था, तो बस वो यंग टैलेंट्स को उठाया है। उनमें से एक अथर्व हैं जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे मुझे जितना पता है मुंबई T20 लीग में। डुअल स्किल सेट लेकर आते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन और लोअर ऑर्डर की बैटिंग करते हैं। तो ऐसे ही भैया यंगस्टर्स को उठाया है इस टीम ने। स्काउटिंग इनकी जानते ही हो तुम। बाकी ये टीम पहले से भी बहुत मजबूत थी और क्विंटन डिकॉक के एडिशन की वजह से काम लोहा लाट हो चुका है। खैर इसके बाद पंजाब की बात करें तो इनकी भी कहानी कुछ एमआई जैसी ही है। और मतलब मैं तो बहुत शॉक था ये देखकर कि पंजाब किंग्स आईपीएल ऑक्शन में आई थी। शायद हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि वो ऑक्शन में आए थे, 3 घंटे तक बैठे थे और उन्होंने कोई बिड की ही नहीं। मुझे एक्चुअली में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पर लोगों को बताना पड़ा कि भाई पंजाब आई है ऑक्शन में और खुद कप्तान साहब भी आए हैं पर नहीं कर रहे बिड। और ये बताता है कि पंजाब किंग्स ने किस तरीके का स्क्वाड तैयार किया था। 11.5 करोड़ की पर्स थी और स्टिल भाई 8 करोड़ ही स्पेंड किए, 3.5 करोड़ घर लेकर ही जा रहे हैं। बट शायद कोई ज़रूरत थी ही नहीं ना, क्योंकि बैटर्स चाहिए ही नहीं थे, सब फुल्ली पैक थे। बॉलर्स में दे हैव टारगेटेड प्रवीण दुबे, विशाल निषाद, 2 लेग स्पिनर थी इस टीम ने टारगेट किए हैं क्योंकि इनको वही चाहिए था। विकेट कीपर में कोई नहीं चाहिए था। ऑलराउंडर्स में दे हैव गॉन विद कूपर कॉनली एंड बेन डॉर्शियस। आई मीन दिस इज जस्ट अ सेटल्ड टीम राइट। मैक्सी की आपको रिप्लेसमेंट चाहिए थी तो आप कूपर कॉनली के पीछे चले गए, वेल डन। मुझे लगता है कि अगर वो राहुल चहर के पीछे बिड कर रहे थे मिल जाते ना तो काम एकदम ही लोहा लाट होता, बट वो नहीं मिले। इसी वजह से वो प्रवीण और विशाल के निषाद के पीछे ये टीम गई थी क्योंकि इन्हें फिर वो लेग ब्रेक का ऑप्शन चाहिए था, बैकअप चाहिए था चहल का। बेसिकली उतना क्वालिटी नहीं मिली बट ठीक है, मतलब वैसे मतलब 3.5 करोड़ अंत में बच ही गए तो सोच रहे होंगे कि क्या पता 2-4 करोड़ और बढ़ा देते ऑन राहुल चहर एंड मे बी दे वुड हैव गॉट हिम, तो बहुत ही एक्सीलेंट टीम बन जाती। लॉकी फर्गसन हो सकता है स्टार्ट मिस करें इसलिए डॉर्शस को एज अ बैकअप लेकर आए हैं और ऑलरेडी इनके पास जेवियर बार्टलेट थे ही, तो दे हैव गॉट एवरीथिंग कवर्ड। ऑलरेडी टीम में सब कुछ लगभग कवर ही था। जो एक आधा 2 लो होल्स थे भी उन्हें भी कवर किया है, किसी को थोड़ा सा सस्ते में कर लिया है, किसी को थोड़ा सा ठोक ठाक के कर लिया है, बट काम इस टीम का डेफिनेटली चल जाएगा। और वैसे भी जो इनकी स्ट्रॉन्ग यूनिट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग 12 है कि फिर ज़्यादा कुछ इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर बात हो अब राजस्थान रॉयल्स टीम के बारे में तो तुम्हें पता है कि राजस्थान रॉयल्स के सुरमा को बस स्पिनर की ज़रूरत थी और वहाँ पर इस टीम ने रवि बिश्नोई को खरीदा। एक्चुअली में बैटर्स में इस टीम ने अमन राव को लिया है, बॉलर्स में लिया है रवि बिश्नोई, एडम मिल्ने, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, यशराज पुंजा, विघ्नेश पुथुर एंड ब्रिजेश शर्मा को। तो एक्चुअली में बॉलर्स में काफ़ी बाई किए गए हैं खिलाड़ी। विकेट कीपर्स में इस टीम ने रवि सिंह को भी बाई किया है। अब मेरे लिए ऑक्शन में राजस्थान का सबसे बड़ा किस्सा था अशोक के पीछे ऑक्शन में फिर से जाना। वही अशोक जो आपकी टीम का हिस्सा थे और आपने अभी जस्ट रिलीज किया था, वो भी 30 लाख में आपके साथ थे और फिर आप चले गए 70 लाख तक उनके पीछे बिड करने। वो तो अंत में जीटी 90 लाख में लेकर चली गई, पर यह बताता है कि राजस्थान ने अशोक को रिलीज करके गलती कर दी थी और ये रियलाइजेशन उनको हो गया था क्योंकि भाई इस तरीके से उस बंदे ने इस मैच में परफॉर्म किया। बट चलो ये टीम उस बात को माइंड नहीं करेगी क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा टारगेट इनका स्पिनर था और मैंने बोला था बिश्नोई या फिर चहर में से कोई एक राजस्थान के लिए खेलेगा। बिश्नोई साहब खेलेंगे एंड मुझे तो लगता है कि जैसे ही बिश्नोई को खरीदा ना ऑक्शन बंद कर देना था राजस्थान को, क्योंकि उसके बाद कुछ भी करते पर इनकी जो टीम है ना वो सेटल्ड है। अब बस इनको उससे परफॉर्मेंस निकलवानी थी। काम तो इन्होंने ट्रेड एंड ऑल से पहले ही कर रखा था। अमन राव को लेकर आए हैं, मुझे पता है कि वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे हिटर हैं, ओपनर हैं, तो उनको भी बैकअप के तौर पर इस टीम ने ज़रूर रखा है। स्पिनर्स की बात करें तो ना सिर्फ केवल बिश्नोई बल्कि इस टीम के पास है विघ्नेश, यशराज, जडेजा, रियान एंड डोनोवन के ऑप्शन। सो दे हैव अ वेरी डिसेंट ऑप्शन। मतलब बिश्नोई तो बिश्नोई थे, विघ्नेश पुथुर भी आ गए। एमआई ने जाने दिया था, बोला था कि इंजर्ड है, कुछ नहीं है ऐसा भाई, वो कहानी समझ नहीं आई। पर राजस्थान उनको अपनी तरफ ज़रूर लेकर आई है। इसके अलावा इस टीम के पास पेसर्स के कोई डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस ऑप्शन नहीं थे। जोफ्रा आर्चर ही हैं, उसके बाद सारे आपके पास इधर उधर थे। सो दे हैव साइंड मिल्ने, कुलदीप सेन एज बैकअप ऑब्वियसली, ताकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस बॉलर्स जो हैं उनकी ज़्यादा कमी महसूस ना हो। बाकी सुशांत जैसे लेफ्ट आर्म पेसर्स और ब्रिजेश जैसे मीडियम पेसर्स को भी इस टीम ने साइन किया है जो वेरिएशंस लेकर आते हैं। सो पेसर्स के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, पर वही बात है कि मैं उतना ज़्यादा श्योरिटी महसूस नहीं करता। मतलब एक जोफ्रा आर्चर हैं, फिर आपके पास नांद्रे
आंद्रे बर्गर हैं, मतलब जोफ्रा आर्चर की इंजरी कंसर्न्स की वॉल नो। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एडम मिलने इसीलिए आए हैं कि ताकि वो थोड़ी सी एश्योरिटी मिले टीम को, बट ओवरऑल वो सारी चीज़ें मुझे उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। मुझे था इनके स्पिनर्स का कंसर्न एंड नाउ दे हैव अ वेरी गुड स्पिन ऑप्शन। और अगेन मुझे लगता है राजस्थान के लिए मैं ऑक्शन से ज़्यादा तो इस बात पे इंटरेस्ट दिखाऊंगा कि ये अब जो ट्रेड वेट करके लाए हैं, फिर ये टीम कैसे बनाएंगे, कप्तान कैसे बनाएंगे, बैटिंग ऑर्डर किसका क्या होगा, वो डिफाइन करेगा कि राजस्थान का सीजन कैसा होगा। एंड अब हम बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी टीम के बारे में। और भाई आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स मेरे लिए दो स्टैंड आउट टीमें हैं। मुझे पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर हाईएस्ट पर्स के साथ आए थे, दे हैव मेड सम बिगेस्ट बाइज, बट अगर आप इन दोनों टीमों को उठाकर देखेंगे ना तो बहुत ही टफ कंपटीशन है कि एक्चुअली में ज़्यादा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेहतर बाइज किस टीम ने की। अब एग्जांपल आरसीबी का उठाकर देख लो, एक्चुअली मैंने लेफ्ट हैंडर एक टॉप ऑर्डर में चाहिए था क्योंकि इनको देवदत्त पाडिक्कल का बैकअप चाहिए था एंड दे हैव गॉट वेंकटेश अय्यर। आपको ये लगता है कि सिर्फ वेंकटेश हैं, पर इनके पास एक्चुअली में दो ऑप्शन है। अब वेंकटेश अय्यर 7 करोड़ में मिल गए, मैं इन्हें स्टील नहीं मानता क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन अगेन ये थी कि वेंकटेश अय्यर सबसे एक्सपेंसिव ऑलराउंडर सेट में होंगे भी नहीं, होंगे लियाम लिविंगस्टन ही, और लियाम लिविंगस्टन ही हुए हैं। पर वेंकटेश अय्यर अगर 7 करोड़ के ऊपर जाते तो मैं कहता कि आपने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, ओवर प्राइस दे दिया, बट 7 करोड़ इज़ एब्सोल्युटली फाइन। एंड एक्चुअली में मध्य प्रदेश से आते हैं रजत पाटीदार की खासम खास है, बहुत समय से आरसीबी वेंकटेश को अपना बनाना चाहती थी, फाइनली वो काम हो चुका है। अब आप चाहो तो टॉप 3 में इनके साथ स्टार्ट कर सकते हो एंड देन यू हैव दैट लिबर्टी की ये आपको गेंदबाजी का भी विकल्प दे देंगे। अब उसके अलावा इनके पास विहान मल्होत्रा भी हैं टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के तौर पर, और इनफैक्ट ये लेफ्ट हैंडर गिल लाइक का प्लेयर हैं और गिल के थोड़े से फैन भी हैं, तो वो चीज़ भी है। पर इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि जैकॉब डफी इनको मिल गया, हेजलवुड की रिप्लेसमेंट जो इन्हें चाहिए था, इनको मिल गया एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज सात्विक देसवाल में। बहुत लोगों का ये मानना है कि इस टीम ने स्पिनर तो टारगेट किए नहीं, भाई वो स्पिनर ले लेते ना तो सब कुछ सही हो जाता है। मेरे भाई देसवाल 2 साल से इस टीम के साथ एज अ नेट बॉलर जुड़े हुए थे और ये अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं, अच्छे खासे तरीके से करते हैं और लोअर डाउन दी ऑर्डर थोड़ी सी हिटिंग भी कर सकते हैं। सो दे हैव गॉट दैट। मंगेश यादव मिल गए हैं, यानी कि दयाल का इनके पास बैकअप मिल गया है, वो लेफ्ट आर्म पेसर की वेरिएशन है। जॉर्डन कॉक्स जस्ट फॉर 75 लाख इज़ अ प्रॉपर स्टील। वो आपको चाहिए था कि मान लो अगर खुदा ना खास्ता टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड ना चले तो कौन खेलेगा मिडिल ऑर्डर में। दे हैव गॉट जॉर्डन कॉक्स, देन विकी ओस्टवाल तो हैं ही, कनिष्क चौहान भी हैं, एक ऐसे ऑलराउंडर जो हरियाणा से आते हैं, ऑफ स्पिन डाल सकते हैं और लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। अंडर 19 में ना हमने देखा था कि अच्छे टेम्परामेंट के साथ कठिन सिचुएशन में आकर टीम को मैच जिताए भी हैं, क्लच परफॉर्मर हैं। सो दे हैव गॉट एवरीथिंग दैट दे वांटेड। हो सकता है कि आप एक लेग ब्रेक गेंदबाज और एक्सपेक्ट करते, बट उसके अलावा आरसीबी हैव डन अ फैंटाबुलस जॉब। और वही बात है कि ज़्यादा कुछ करना नहीं था क्योंकि टीम बहुत स्ट्रांग थी, बैकअप्स तैयार करने थे, तैयार किए हैं भाई। आईपीएल 2025 ऑक्शन 23 करोड़ फॉर वेंकटेश अय्यर बाय केकेआर। आईपीएल 2026 ऑक्शन 23 करोड़ फॉर वेंकटेश अय्यर प्लस टिम डेविड प्लस फिल सॉल्ट प्लस रोमारियो शेफर्ड बाय आरसीबी। अब इससे ज्यादा तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो कि कोई टीम कुक कर दे, एंड फॉर दैट रीजन मैं आरसीबी को काफी हाईली रेट कर रहा हूं। एंड चलिए बात कर लेते हैं ऑक्शन की हाईलाइट केकेआर टीम के बारे में। लिटरली भाई मेरे पास बहुत कुछ बात करने को है, पर थोड़ा इस वीडियो में फटाफट बात करेंगे। केकेआर टीम ने बल्लेबाज के तौर पर खरीदा है कैमरॉन ग्रीन एंड राहुल त्रिपाठी को। हाँ भैया, कैमरॉन ग्रीन बैटर के तौर पर रजिस्टर्ड थे, याद रखना। बॉलर्स के तौर पर खरीदा है मतीशा पत्रियाना, आकाशदीप, कार्तिक त्यागी, मुस्तफिजुर रहमान एंड प्रशांत सोलंकी को। विकेट कीपर 3 ये टीम लेकर आई है। ऑलरेडी अंकुश रघुवंशी विकेट कीपर कैंडिडेट हैं, लेकिन अब टीम में है टिम साइफर्ट, फिन एलन एंड तेजस्वी दहिया। ऑलराउंडर्स में भी इस टीम ने रचिन रविंद्र को खरीद लिया विद सार्थक रंजन एंड दक्ष कामरा। लुक, सबसे पहले तो मैं केकेआर को धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने मेरी प्रेडिक्शन कैमरॉन ग्रीन की सही करा दी। मैंने बोला था कैमरॉन ग्रीन केकेआर में जाएंगे, 25 से 30 करोड़ के बीच में जाएंगे। 25.2 करोड़ में केकेआर ने खरीदा। ही बिकम्स द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर एवर इन आईपीएल हिस्ट्री। हालांकि वो बात अलग है कि आईपीएल के नए नियमों के अनुसार आईपीएल वाले भी यही कहते हैं, लगा लो भैया जितनी बोली लगानी है, अंत में सीटीसी कटकर मिलना तो तुम्हें 18 करोड़ ही है। पर भाई मेरे लिए तो ऑक्शन का सबसे फनी मोमेंट था ही कैमरॉन ग्रीन की बिड, क्योंकि स्टार्ट ही लिटरली मुंबई इंडियंस ने की थी। मतलब मुंबई इंडियंस 2.75 करोड़ की टोटल पर्स थी और कैमरॉन ग्रीन के पीछे जा रहे थे। तभी तो पोलार्ड साहब ने बाद में इंटरव्यू में बोला कि अरे हम कैमरॉन ग्रीन को एकदम लेने वाले थे, बस वही 22-23 करोड़ रुपए कम थे, बहुत क्लोज आ गए थे। चलो इसी बहाने कम से कम अंबानी साहब को समझ में आया होगा कि गरीब होना होता क्या है। अब रियल में तो वो गरीबी कभी देखे नहीं है, ऑक्शन में ही देख ले। पर भाई हद तो तब हो गई जब एमआई तो एमआई, उसके बाद राजस्थान भी केकेआर से टक्कर लेने के लिए कैमरॉन ग्रीन के पीछे लग गए। कैमरॉन ग्रीन ऑक्शन, आरआर विद 16 करोड़ पर्स, केकेआर विद 64 करोड़ पर्स।
केकेआर कह रही होगी सालों हट जाओ कुचल दूंगा तुम्हें। चलो इसके बाद आते हैं असली महारथी फील्ड में आमने सामने। केकेआर और सीएसके के बीच असली लड़ाई होती है फॉर कैमरॉन ग्रीन, बट शायद सीएसके बहुत क्लियर प्लान के साथ आई थी कि हम 25 करोड़ तक कैमरॉन ग्रीन के पीछे बिड करेंगे। हालांकि वहां पर मुझे लगा था कि 2-3 करोड़ और प्राइस बढ़वा लेते, डेफिनेटली केकेआर 2-3 करोड़ और आगे जाती और 27-28 करोड़ में इजीली कैमरॉन ग्रीन एक्वायर होते। थोड़ा सस्ते में जाने दिया सीएसके ने, पर चलो भैया मेरी प्रेडिक्शन सही करा दी, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। पर अगर केकेआर के मैटर की बात करूं तो चलो कैमरॉन ग्रीन आपको चाहिए थे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बेस्ट वन। उसके बाद आपको पाथिराना मिल गए। मुझे लगता है कि चलो आपने 18 करोड़ थोड़ा ओवर स्पेंड कर दिया, पर आपको एक डेथ ओवर का गेंदबाज चाहिए था, ये भी मुझे समझ में आता है क्योंकि आपके पास नहीं थे। वो न्यू बॉल बॉलर बहुत सारे विकल्प थे, डेथ ओवर का कोई नहीं था। बट उसके बाद आपने मुस्तफिजुर रहमान पर भी 9.20 करोड़ लगा दिए और इन दोनों का कंबाइंड प्राइस अब आपके लिए हो गया 27.20 करोड़ का, जो कि मेरे लिए सेंस नहीं बनाता। मतलब मुझे ये लगता है कि जब ऑलरेडी आपके पास कैमरॉन ग्रीन आ गए थे, पाथिराना ऑलरेडी आ गए थे, अब इतना पैसा लगाने का कोई सेंस नहीं था। उसके बजाय आप और अच्छे खिलाड़ी बाईबैक कर सकते थे, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसकी वजह से आपने खिलाड़ी तो बहुत खरीद लिए, पर आप कॉम्बिनेशन बनाने टाइम थोड़े से स्ट्रगल करोगे। और सबसे इंटरेस्टिंग तो यह है कि मुस्तफिजुर रहमान तो पूरे आईपीएल अवेलेबल भी नहीं रहेंगे। सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ बांग्लादेश की सीरीज है और वहां पर मुस्तफिजुर रहमान अनअवेलेबल होने वाले हैं। पर चलो ये भी तो ठीक है, पर उससे भी बड़ी रियलिटी तो यह है कि आप मुस्तफिजुर रहमान और पाथिराना को कभी एक साथ प्लेइंग 12 में अपनी खिला ही नहीं सकते। इस तरीके से आपकी टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ है और जिसके चलते क्योंकि आपने इतने पैसे इधर लगा दिए, रोमन पावेल का कोई बहुत बेहतर बैकअप आपके पास नहीं है। आंद्रे रसल के रिटायर होने के बाद अब रोमन पावेल ही आपके पास है। कैमरॉन ग्रीन टॉप ऑर्डर में चले जाएंगे, रिस्पांसिबिलिटी इधर बहुत ज्यादा है और इसीलिए मुझे लगता है कि केकेआर ने कुछ तो इधर गड़बड़ की है। डेफिनेटली आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस तो बहुत बेटर है और मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर में भी जब आप देखते हो कि टिम साइफर्ट, फिन एलन जैसे खिलाड़ी आपने साइन किए हैं और उसके बाद आप रचिन रविंद्र के पीछे इसीलिए गए क्योंकि आपको भी पता था कि आपके बैटिंग ऑर्डर में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तो कोई है ही नहीं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि केकेआर ने मतलब खरीदा बहुत कुछ है पर थोड़ा सा रायता जैसा फैल गया है। मतलब फिर वही बात है ना भाई कि बेस्ट तो अनसोल्ड जा रहा है। जेमी स्मिथ 3 बार ऑक्शन में अनसोल्ड गया है और उसके बाद भी टॉम बेंटन और फिन एलन जैसे खिलाड़ी खरीदे जा रहे हैं, टिम साइफर्ट जैसे खिलाड़ी खरीदे जा रहे हैं। मुझे पता है टिम साइफर्ट ने हाल फिलहाल में शतक जड़ा है, बट यार भाई प्लीज यार आईपीएल को कंपेयर मत करो किसी और लीग से। सो इन माय ओपिनियन जेमी स्मिथ, जॉर्डन कॉक्स ज्यादा बेटर ऑप्शन होते और वो फिर रोमन पावेल को भी एक रिलैक्सेशन देते कि वो बंदा चला तो चला, नहीं तो आपके पास बैकअप में एटलीस्ट फिनिशर्स के रोल पर कोई तो अवेलेबल होता। अब वहां पर इस टीम के पास शायद ज्यादा विकल्प नहीं है एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि कैमरॉन ग्रीन, मथीशा पाथिराना ठीक है, आपकी नीड थे, आपने पैसे लगा दिए, दैट इज ऑल फाइन, बट उसके बाद इस टीम ने अपने आप को थोड़ा सा ऑक्शन में डिरेल किया। और अगर बात हो लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीम सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में, तो इन्होंने बैटर तो कोई नहीं लिए पर बॉलर्स में दे हैव गॉन फॉर शिवम मावी, साकिब हुसैन, ओंकार तरमले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंजे। विकेट कीपर्स में सालिल अरोड़ा लेकर आए हैं। ऑलराउंडर्स में दे हैव गॉन फॉर लियाम लिविंगस्टन, जैक एडवर्ड्स, शिवांग कुमार एंड क्रैंस फुलेत्रा। लिटरली कह रहा हूं बहुत कुछ है इस टीम को लेकर भी बात करने को और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ज्यादा बुरा किसने किया है, लखनऊ या फिर हैदराबाद ने इस ऑक्शन में। पहले तो इससे स्टार्ट करते हैं कि 4 ऐसे बड़े खिलाड़ी जिन पर हैदराबाद ने बिड की पर सक्सेसफुल नहीं रहे, वो थे रवि बिश्नोई, प्रशांत वीर, कार्तिक और आकिब नबी। और पता है आयरनी क्या है? आयरनी यह है कि 5.45 करोड़ की पर्स के साथ ये टीम ऑक्शन से जा रही है, लेकिन इस टीम ने इन खिलाड़ियों पर एक्स्ट्रा बिड नहीं की ताकि ये इन्हें एक्वायर कर लेते। हाँ, हो सकता है कि कार्तिक और प्रशांत का प्राइस बढ़वा के इन्होंने सीएसके की फील्डिंग भले सेट कर दी हो, पर मुझे लगता है कि ऑक्शन के बाद इनकी भी फील्डिंग थोड़ी सी सेट है। मुझे पता है भाई बल्लेबाज बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं और मुझे पता है अपने दिन पर वो 300 साढ़े 300 बना के जिता भी सकते हैं, पर बॉलर्स ऐसे हैं कि वो 300 साढ़े 300 खा भी सकते हैं। जस्ट लुक एट सम ऑफ द एसआरएच बाइस। इन्होंने बाई किया है ओंकार तरमले। मुझे पता है मुंबई के ऑलराउंडर हैं, टेनिस बॉल के सेंसेशन है और इनफैक्ट टॉल पेसर हैं, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज भी हैं। साकिब हुसैन जो कि केकेआर के साथ थे लास्ट सीजन, इस बार हैदराबाद के साथ हैं, बैटर्स को पेस और बाउंस से ट्रबल कर सकते हैं। शिवांग है, अमित कुमार है, प्रफुल्ल हिंजे हैं जो कि हिट द डिग बॉलर हैं। इन सारे नामों को सुनकर क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा नाम है जिनके बारे में आप जानते हैं या फिर आपको लगता है कि सेंसेशन हो? ये सारे टू रॉ टू कहते हैं ना कि यंग टैलेंट्स हैं। मतलब मैंने लिटरली इस ऑक्शन के पहले ना बहुत से यंग खिलाड़ियों को एक्सप्लोर किया था क्योंकि मुझे पता था ये ऑक्शन अनकैप्ड खिलाड़ी का होगा, पर ये ना लिटरली हैदराबाद ने पूरी तरीके से मतलब ये बहुत रॉ टैलेंट्स लेकर आए हैं। अब ये चल गए तो चल गए, नहीं तो चल गए तो फिर वो बेबी को बेस पसंद है क्योंकि सारे बेस प्राइस पर ही हैदराबाद ने खिलाड़ी उठाए हैं। अब काव्या केट्यू ने उठाए हैं तो मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, बट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। क्रैंस फुलेत्रा हैं, उनका मैं तारीफ ज़रूर करूंगा। हैदराबाद के नेट बॉलर रहे थे लास्ट सीजन और उन्होंने क्लासन को भी बहुत परेशान किया था, तो लास्ट सीजन ही इनफैक्ट हैदराबाद इन्हें लेनी चाहती थी पर कुछ टेक्निकलिटी की वजह से वो ले नहीं पाए, शायद ऑक्शन में रजिस्टर्ड नहीं थे। तो चलो ठीक है, इनके बारे में तो मुझे पता है कि ये स्पिनर बहुत कारगर साबित हो सकता है, पर इसके अलावा तो शायद वी डू नॉट इवन नो देयर प्लेयर्स। इसीलिए मुझे लगता है कि इतनी रॉ स्काउटिंग जो हुई है ना, ये दिक्कत है। सालिल अरोड़ा आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई वो कार्तिक जैसा ही है और 1.5 करोड़
में इज़ अ प्रॉपर स्टील। सालिल अरोड़ा ने इस मैच में तबाही मचा रखी थी, बट उसके अलावा पावर प्ले गेंदबाजी वो लैक कर रही है। वो कहाँ है? मोहम्मद शामी की रिप्लेसमेंट आई ही नहीं है। मावी हैं आपके पास, बट मुझे लगता है कि और बेटर ऑप्शंस मिल सकते थे। एंड देन यू हैव वेंट ऑन फॉर लियाम लिविंगस्टन अप टू 13 करोड़, जिसका मतलब है कि शायद उन्हें तो आप प्लेइंग 11 में देखते हो, आप उन्हें खिला लोगे, और अगर वो खेल गए तो आपका बैटिंग ऑर्डर तो वो भाई क्या तबाही बचा दोगे। बट इसका मतलब यह है कि ईशान मलिंगा नहीं खेलेंगे, तो वो जो गेंदबाजी की बात मैं बार बार कर रहा हूँ ना, वो तो बची नहीं ना। वो दिक्कत हो गई आपके लिए कि पैट कमिंस का पावर प्ले का पार्टनर क्या शिवम मावी होने वाले हैं। ये सब चीज़ें थोड़ा सा इस टीम को फिगर आउट करनी पड़ेंगी। अब डेफिनेटली दे हैव गॉट जैको एडवर्ड्स, और उसकी मैं थोड़ी सी तारीफ करूंगा कि अनकैप्ड प्लेयर, मैंने वीडियो में सजेस्ट किया था अनकैप्ड प्लेयर्स वाली हमारे, की जैक एडवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, वो थोड़ा सा सस्ता कैमरॉन ग्रीन, किसी को ग्रूम करना है तो कर लो। पर आपके पास तो पैट कमिंस, ब्रायडन कार्स तो ऑलरेडी थे, वो जैक एडवर्ड्स आ भी जाएंगे तो फिर आप खिलाओगे कहाँ? आपकी वो प्लेइंग 12 में ओवरसीज स्लॉट खाली ही कहाँ होते हैं। सो दैट इज़ वेरी ट्रिकी विथ हैदराबाद। एंड मुझे ऐसा लगता था कि जहाँ टारगेट करना था वहाँ नहीं करे। अब लियाम लिविंगस्टन 13 करोड़ ठीक है खरीद लिया, पर उससे बेटर तो था ना कि वो बॉलर्स पर ज़्यादा बेटर स्पेंड किया जा सकता था। देन आप जॉश इंग्लिश के भी पीछे जा रहे थे। इट जस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट डिड नॉट मेक सेंस टू मी। आपने बेस प्राइस पर ये डोमेस्टिक टैलेंट्स खरीद लिए हैं, अब इनमें आप क्या निवेश करोगे, कैसे करोगे, ये सब कुछ डिसाइड करेगा। बट अगेन मुझे तो ये लगता है कि इस ऑक्शन में बहुत कुछ ऐसा था जो हैदराबाद ने मिस किया, स्पेशली अपनी फर्स्ट बाइस जो वो शुरू में करना चाहते थे और ऑप्ट आउट कर लिया। अगर वो बाइस ये टीम कर लेती तो ये टीम कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नजर आती। खैर ये रहा दोस्तों IPL 2026 ऑक्शन का सभी टीमों का स्क्वाड, और उसके साथ मेरा जो थोड़ा बहुत इनिशियल ओपिनियन था मैंने दिया। अब आगे चलते हुए हम डिटेल्स में सारी टीमों को कवर करेंगे, बातचीत होती रहेगी, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस आगे आने वाले हैं। बट उसके लिए आपको वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में, एम रखते हैं 10,000 लाइक्स का, उम्मीद है आप पूरा करा दोगे। मिलते हैं यार मेरे भाई, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।